तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जो कि हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती है 2-3 नंबर की और एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास 1 है सीडीपी की। अब बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो एनईपी 2020 डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश पे लाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लगभग 2 करोड़ बच्चे जो कि स्कूल नहीं जाते हैं उनको वापस से मुख्य धारा में जोड़ना और उन्हें स्कूल भेजना। इसमें सबसे पहले काम ये किया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी उसका नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। तो और इसमें सबसे बड़ा बदलाव फॉर्मेट का है। फॉर्मेट को 10+2 से बदल के 5+3+3+4 का कर दिया गया है। इसमें टीचर एजुकेशन की भी बात की गई है। इसमें लैंग्वेज पे भी ध्यान दिया गया है और सबसे अधिक ध्यान इसमें इंक्लूसिविटी पे दिया गया है, जो कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें नया स्ट्रक्चर 5+3+3+4 का है, जिसे पहले स्टेज जो 4 स्टेजों में बांटा गया है। पहले स्टेज को फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है, दूसरे को प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरे को मिडिल स्टेज और चौथे को सेकेंडरी स्टेज। तो पहले बच्चा 3 साल से 6 साल तक आंगनवाड़ी में जाएगा, प्री स्कूल में जाएगा या फिर बाल वाटिका, जो कि केंद्रीय विद्यालय की एक पहल है, उसमें जाएगा 3 साल। और उसके बाद 6 से 8 वर्ष की आयु में वह कक्षा 1 और 2 में जाएगा। और इसमें कोई भी किताबें नहीं होंगी। इसमें केवल बच्चा खेल के माध्यम से सीखेगा। और 8 वर्ष से 11 वर्ष की आयु में बच्चा जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज में। प्रिपरेटरी स्टेज में वह खेल के माध्यम से, डिस्कवरी के माध्यम से और एक्टिविटी बेस्ड माध्यम से वह सीखेगा। उसके बाद 11 से 14 वर्ष तक 3 साल के लिए वह जाएगा मिडिल स्टेज में। मिडिल स्टेज में उसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद 14 से 18 की आयु में वह 4 साल के लिए जाएगा सेकेंडरी स्टेज में, जिसमें उसे और ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और उसे सब्जेक्ट की चॉइस दी जाएगी। सब्जेक्ट चॉइस पहले जैसे कि साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम होता था, अब उसमें जो है ज़्यादा मतभेद नहीं रहेगा। अगर बच्चा चाहेगा तो आर्ट्स के साथ साइंस ले सकता है और साइंस के साथ आर्ट ले सकता है। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में। 21वीं सदी में जो स्किल्स बच्चे के लिए ज़रूरी हैं समाज में रहने के लिए, उनके बारे में बात की गई है। यह मुख्यतः 3 हैं जिसे आप सीडीपी के माध्यम से याद रख सकते हैं। सी मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, डी मतलब डिसीजन मेकिंग और पी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन्हीं 3 को अगर हम लोग और डिवाइड करें फर्दर तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहला है क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरा है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब बच्चा कुछ नया सीखे, कुछ नया बनाए। क्योंकि तीसरा हम लोग का कोलैबोरेशन, यानी कि सहभागिता, मतलब बच्चा कोलैबोरेट करके कुछ सीख पाए, कोई काम कर पाए। और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी रखा गया है 21st सेंचुरी स्किल्स में। कम्युनिकेशन मतलब जैसे बच्चा किसी संस्थान में जाएगा तो उसे बोलना पड़ेगा, इसीलिए आवश्यक है। और जैसा कि आप जानते हैं आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है, इसीलिए इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो है लिटरेसी, मतलब सामान्य जानकारी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी और मीडिया लिटरेसी एक्टिविटीज़, मतलब कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए उसे सामान्य। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और अडाप्टेशन भी रखा गया है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडाप्टेशन मतलब जैसे बच्चा किसी नई जगह में जाता है तो उसे दिक्कत ना हो अडाप्ट करने में वातावरण के हिसाब से, तो वह उस वातावरण के अनुकूल हो सके, ये भी इसमें रखा गया है। एनईपी में सबसे मेन बात कही गई है इसमें 360 डिग्री असेसमेंट की, यानी बच्चे का 360 डिग्री असेसमेंट किया जाए। इस 360 डिग्री असेसमेंट में सबसे पहले बच्चा खुद का मूल्यांकन करेगा। बच्चा मतलब खुद को देखेगा कि कहाँ कमी है और उस हिसाब से सुधार करेगा।
उसके बाद टीचर्स करेंगे, टीचर असेसमेंट करेंगे और देखेंगे बच्चे में जहाँ कमी है, क्या उसे सहायता चाहिए, वह सहायता प्रदान करेंगे। टीचर को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एज अ फैसिलिटेटर कहा गया है, सुविधादाता कहा गया है। और तीसरा आता है हम लोग का पीयर असेसमेंट, मतलब जो सहपाठी हैं, सहभागी हैं, जो कक्षा में साथ पढ़ने वाले मित्र हैं, उनके माध्यम से बच्चा स्वयं का असेसमेंट करेगा या उनके माध्यम से टीचर उनका असेसमेंट करेगा, और जहाँ कमियां मिल रही होंगी वहाँ पे उसका सुधार किया जाएगा। इसके बाद हम लोग का आता है परख। परख एक देखिए, जैसे परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये परख का फुल फॉर्म है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये एक बॉडी है, मतलब जैसे कोई संस्थान होती है वैसे ही संस्थान बनाया जाएगा जो बच्चे के मतलब बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए नियम कानून बनाएगा, स्टैंडर्ड मतलब जो है स्टैंडर्ड नियम बनाएगा, जिसके माध्यम से बच्चे का असेसमेंट किया जा सके। उसके बाद शिक्षक पर्व देखिए क्या है। शिक्षक पर्व ये है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है मेन मिला के। इसमें एग्ज़ामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स किए जाएंगे और बच्चे को 21वीं सदी की स्किल से इक्विप किया जाएगा। स्टूडेंट्स विल बी इवेलुएटेड ऑन कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का मतलब ये है कि जैसे हम लोग का पहले रिपोर्ट कार्ड आता था, स्कूल में हम लोग रहते थे तो उसमें केवल मार्क्स दिए जाते थे, सब्जेक्ट लिखा होता था, उसके हिसाब से मार्क्स लिखे रहते थे, लेकिन बाकी फील्ड में बच्चा कैसा है वो नहीं लिखा होता था। तो इस होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में अब बच्चे का कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, अफेक्टिव और साइकोमोटर यानी खेल कूद में वह कैसा है, बाकी चीज़ों में वह कैसा है, सामाजिक चीज़ों में, इन तीनों के हिसाब से उसका मूल्यांकन किया जाएगा और तीनों चीज़ें उसके प्रोग्रेस कार्ड में लिखी होंगी जो कि पहले नहीं लिखी रहती थी। इसको मेन आप लोग कैप से याद रख सकते हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये पूछा जाता है। ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के 3 मुख्य अंग क्या हैं, तो यही आपको बताना होगा। तो एनईपी का अगला पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी विल डेवलप एनसीपीएफईसीसीई फॉर चिल्ड्रन अप टू 8 ईयर्स, यानी 8 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क एनसीईआरटी डेवलप करेगा। ये 8 वर्ष बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये पूछा भी जा चुका है, इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। और एनसीपीएफईसीसीई का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके याद करने के लिए आपको देखिए आखिरी में आपको ईसीसी का फुल फॉर्म तो मालूम होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसी हिसाब से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क आपको केवल लगाना है आगे। NEFT नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी जिसे ओपन डिस्कशन के लिए बनाया जाएगा। ओपन डिस्कशन मतलब बच्चे को क्या समस्या है, मान लीजिए कुछ बच्चे नहीं कह पाते हैं अपने घर में या फिर शिक्षकों से, तो एक बॉडी बनाई जाएगी जहाँ पे बच्चा या फिर कोई जो समस्या से गुजर रहा है उससे अपने खुल के कह सकेगा और उसका समाधान प्राप्त कर सकेगा। नो रिगिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। तो इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि जैसे पहले होता था कि आर्ट्स वाले बच्चे साइंस नहीं ले सकते थे या फिर साइंस वाले बच्चों को अधिक तेज़ माना जाता था, तो वो सब इसमें ख़त्म हो गया है। अब कोई भी बच्चा कुछ भी ले सकता है। मान लीजिए आपने पहले चलता था, मान लीजिए आपको PCM लेना है तो अब आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मैथ ही लें या फिर बायो ही लें। और आप अधिक सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, 5 सब्जेक्ट वाला सिस्टम नहीं रह गया है। करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब जैसे साइंस वाले बच्चे लैब जाते थे और आर्ट्स वाले नहीं जाते थे, तो वो सब भी इसमें ख़त्म कर दिया गया है। अगर जाना चाहें तो वो बच्चे भी जा सकते हैं। और वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स में भी जो है ख़त्म कर दिया गया है सेपरेशन। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स,
क्लास कक्षा 6 के बाद बच्चे को वोकेशनल इंटीग्रेशन किया जाएगा, मतलब ऐसी कोई टेक्निक सिखाई जाएगी, स्किल सिखाई जाएगी जिससे बच्चा भविष्य में बेरोज़गार ना रहे। जैसे कि कपड़ा सीना, कुर्सी बुनना, मतलब ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी एक स्किल सिखाई जाएगी वोकेशनल इंटीग्रेशन, मतलब छुट्टियों के समय, कि जिससे बच्चा भविष्य में अपना जीवन निर्माण कर सके। टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म बाई 2023। 2023 से टीचरों का भी असेसमेंट किया जाएगा, यानी कि मतलब टीचर को कितना आता है कितना नहीं आता उसका भी किया जाएगा असेसमेंट। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल अडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल। तो बच्चा जब स्कूल से निकले तो कम से कम उसके पास एक ऐसा स्किल रहे जिसकी माध्यम से वो बेरोज़गारी न झेले और अपना जीवन निर्वाह कर सके। कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। तो इसमें कहा गया है कि जैसे हम लोग के सरकारी स्कूल होते हैं जिन्हें पब्लिक स्कूल कहा जाता है और प्राइवेट स्कूल, इसमें आप लोग अभी देखेंगे तो बहुत ही हम लोग को अंतर देखने को मिलता है। तो उसे ख़त्म करने की बात कही गई है, मतलब जो खेल प्राइवेट में खेले जाते हैं वही सरकारी में खेले जाएँ, जैसा पाठ्यक्रम प्राइवेट में है वैसा ही पब्लिक में लिया जाए। अगर कोई चीज़ सरकारी स्कूल में अच्छी है तो उसे सीख के प्राइवेट स्कूलों में जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, और कोई चीज़ प्राइवेट स्कूल में अच्छी है तो उसे पब्लिक स्कूल में, सरकारी स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया जाए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो है विश्वसीकरण होना चाहिए। तो ईसीसी के बारे में हम लोग को एक अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तो आप लोग केवल ये समझ लीजिए कि इसका जो है यूनिवर्सलाइजेशन करना है। 100% GER इन स्कूल बाई 2030, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्योंकि NEP 2020 के जो बाकी लक्ष्य हैं उन्हें 2025 तक पूर्ण करने की तिथि रखी गई है, लेकिन जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसे 2023 तक रखा गया है। तो इसे कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, इसलिए आप इसे अलग से याद कर लीजिए। 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मतलब हिंदुस्तान में जितना भी बच्चा है वो सब पढ़े, मतलब जितना भी बच्चा हो सब का सब स्कूल जाए और सब का सब पढ़े। इसे कहते हैं इनरोलमेंट, मतलब इन्वॉल्वमेंट नंबर जैसे मिलता है हम लोग को, तो वैसे इनरोल हो जाए स्कूल में। करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल्स मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पीछे 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में विस्तारित रूप से, तो उन्हीं को मतलब एक करिकुलम में इंटीग्रेट कर दिया जाए, यानी मतलब जो पाठ्यक्रम होता है उसी के माध्यम से बच्चे को सिखा दिया जाए। और मैथमेटिकल थिंकिंग मतलब बच्चे को जो मैथ जो है, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग में मैथ पढ़ाई जाती है, अल्फ़ा बीटा गामा थीटा पीटा ये सब यूज नहीं होता है, लेकिन वो ऐसी मैथ पढ़ाई जाए जो कि यूज़ हो। और साइंटिफिक टेम्पर मतलब बच्चे अंधविश्वास पे यकीन ना करें, उसका रीज़न जानने की कोशिश करें, इसलिए साइंटिफिक टेम्पर उनका जो है हो सके। इसमें सबसे बड़ी बात कही कि GDP इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 4.3% टू 6%, यानी कि 4.3% से जो कि वर्तमान में इन्वेस्टमेंट किया जाता है शिक्षा के ऊपर, उसे बढ़ा के 6% कर दिया जाए GDP का। नेशनल मिशन ऑन FLN पे कल आपको एक अलग सेपरेट वीडियो मिलेगी, लेकिन तब तक के लिए आप लोग जान लीजिए FLN मतलब कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब कम से कम बच्चा पढ़ सके और नंबर को गणना कर सके, मतलब नंबर्स, और जो है जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ लिखी है हिंदी या इंग्लिश में तो उसे पढ़ सके और नंबर भी पढ़ सके। उस पर नेशनल मिशन पे इसको रखा गया है। और नेशनल मिशन भी आप लोग याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद इसमें बात की गई है SEDG की। SEDG मतलब सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स की। इसका मतलब ये है कि जैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए ग्रुप्स हैं उनके लिए कुछ अलग से हम लोग रिफॉर्म लाएं। तो इसमें जैसे कि जेंडर आइडेंटिटीज़ है, जैसे कि हम लोग के में ट्रांसजेंडर हैं तो उनके लिए भी इसमें शिक्षा में व्यवस्था की जाए। सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज़ मतलब अलग अलग सामाजिक कल्चरल से जो है लोग हैं, जैसे ST हैं, उनको भी पढ़ाया जाए। जियोग्राफिकल एंटिटीज़ मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अगर कोई पिछड़ा है तो उसके लिए भी हम लोग समानता का वो रखें और उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था करें। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब समाज में अगर कोई
गरीब वर्ग का है तो उसके लिए भी पढ़ाई का इंतज़ाम किया जाए सरकार द्वारा। रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फॉस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईच स्टूडेंट, यानी कि सबसे पहले तो हम लोग को उस बच्चे को रिकॉग्नाइज़ करना है कि मतलब उसकी यूनिक कैपेबिलिटी क्या है। उसके बाद हम लोगों को बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि पहले तो हम बच्चे को जानेंगे कि बच्चा कौन है। फिर उसके बाद हम बच्चे के अंदर जो है छुपी हुई क्षमता को पहचानेंगे। उसके बाद हम लोग उस क्षमता का पालन पोषण करेंगे, यानी कि उस क्षमता को बढ़ाएंगे, उसकी जो यूनिक कैपेबिलिटीज़ है उनको बढ़ाएंगे। और ये हम लोग को हर एक स्टूडेंट के साथ करना है, यही बात कही गई है। उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट टू लोकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि बच्चा अगर कोई दूसरी भाषा में बोल रहा है या फिर कोई दूसरा पहनावा पहनता है तो उसका रिस्पेक्ट करें और उसके हिसाब से उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करें। फुल इक्विटी एंड इंक्लूज़न, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फ़ोटो मैंने इसलिए, ये फ़ोटो और भी अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक व्हील चेयर पे है, तो ये मैंने फ़ोटो ली थी। तो इससे आप लोग इंक्लूज़न का मतलब समझ सकते हैं। इंक्लूज़न मतलब कि जैसे जो डिसेबल्ड हैं या फिर कुछ और पिछड़े वर्ग से हैं तो उनको भी साथ में मिलके पढ़ाना है। और इक्वालिटी और इक्विटी में आप लोग डिफरेंस समझ लीजिए। इक्वालिटी मतलब जैसे कि सबको 3 डिब्बे दे दिए गए हैं, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक ज़्यादा देख पा रहा है, एक कम देख पा रहा है, एक तो देख ही नहीं पा रहा है। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग इक्विटी का प्रयोग करेंगे, इक्वालिटी मतलब समानता और इक्विटी मतलब समता। तो इक्विटी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबको 2 बॉक्स नहीं मिले हैं, सबको एक बॉक्स नहीं मिला, सबको अलग अलग बॉक्स मिले हैं, लेकिन उससे सब देख पा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ होती है इक्विटी, और इक्वालिटी जो है वो नेगेटिव चीज़ होती है। तो ये भी हम लोग को समझना है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल एंड इंगेजिंग। जो हम लोग का पाठ्यक्रम है वो सबसे पहले तो पूर्ण होना चाहिए, उसमें कहीं कोई कमी ना छूटे। इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मतलब हर वर्ग के लिए उपयुक्त होना चाहिए। इंजॉयबल होना चाहिए और इंगेजिंग होना चाहिए। इंजॉयबल मतलब जो है मनोरंजक होना चाहिए। इंगेजिंग मतलब ऐसा ना हो कि टीचर आगे पढ़ा रहा है, बच्चे पीछे सो रहे हैं। तो ये हम लोग का जैसा कि ये 5E फार्मूला है, ये काफ़ी एग्ज़ाम से पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका क्रम भी पूछा जाता है, तो इसका आप लोगों को क्रम भी याद करना है। तो पहला है इंगेज, दूसरा है एक्सप्लोर, तीसरा है एक्सप्लेन, चौथा है इलेबोरेट और पांचवा है इवेलुएट। तो इंगेज तो सबसे पहले बच्चे को हम लोग को इंगेज करना है पढ़ाई में, और फिर दूसरा है एक्सप्लोर, मतलब बच्चे को खुद एक्सप्लोर करने देना है। उसके बाद है एक्सप्लेन, अगर बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो उसे हम लोगों को विस्तारपूर्वक एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। इलेबोरेट मतलब छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे बच्चा कोई चीज़ नहीं समझता है उसे हम लोग को और विस्तारित करना पड़ेगा। उसके बाद इवेलुएट भी हम लोग को करना है। इवेलुएट मतलब हम लोग उसका मूल्यांकन करेंगे कि बच्चा क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो दोबारा हम लोग कोशिश करेंगे। उसके बाद इसमें कि KGBV अप टू ग्रेड, मतलब KGBV मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो कि क्लास 6 तक चलता है, जिसमें हॉस्टल की सुविधा होती है, उसे कक्षा 12 तक बढ़ाने की बात की। ये महिलाओं का विद्यालय होता है, तो कक्षा 6 तक ही होता है, तो इसे कक्षा 12 तक करने की बात की गई है NEP 2020 में। रिडक्शन इन द करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट्स, तो इसमें करिकुलम जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही बड़ा होता है, बच्चे पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसे रिड्यूस करने की बात की गई है, कम करने की बात की गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय डार्विन की थ्योरी हटा दी गई है और कुछ टॉपिक मुग़ल से रिलेटेड भी हटा दिए गए हैं NCERT की बुक्स में, तो इस पे काम चल रहा है। तो इसमें लैंग्वेज के बारे में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। तो इसमें ये कहा कि नो लैंग्वेज इज़ बीइंग इम्पोज्ड, मतलब जैसे हम लोग के स्कूल में होता था कि इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो 5 रुपया फ़ाइन पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कहा गया है कोई लैंग्वेज हम लोग इम्पोज नहीं की जाएगी, जो बच्चे को बोलना है वो बच्चा बोले। और मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल 5, यानी कि कक्षा 5 तक जो है बच्चे को उसकी मातृभाषा या तो उसकी जो क्षेत्रीय भाषा उसमें पढ़ने का अधिकार दिया जाता है। संस्कृत एज एन ऑप्शन एट ऑल लेवल, संस्कृत भाषा जो है
वह हर लेवल पे, यानी कि फाउंडेशनल पे तो नहीं, एलिमेंट्री पे और सेकेंडरी पे जो है एज ऑप्शन होनी चाहिए। उसके बाद इसमें वही कोठारी कमीशन की 3 लैंग्वेज फार्मूला पे बात की गई है। तो चलिए देखते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है। 3 लैंग्वेज फार्मूला ये है कि जहाँ पे मान लीजिए हिंदी बोली जाती है वहाँ तो पहले मातृभाषा में पढ़ाया जाए बच्चे को, और हिंदी में पढ़ाया जाए, और एक कोई मॉडर्न लैंग्वेज में पढ़ाया जाए जो कि इंग्लिश होती है हिंदी भाषी क्षेत्रों में। और जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है वहाँ पे पहली लैंग्वेज मदर टंग, दूसरी लैंग्वेज हिंदी, और तीसरी कोई मॉडर्न लैंग्वेज, यही है। उसके बाद टीचर एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है एनईपी 2020 में, चलिए देखते हैं। अ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव एनसीएफटीई विल बी फॉर्मुलेटेड बाय एनसीटीई इन कंसल्टेंस विथ एनसीईआरटी। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब टीचरों के लिए भी नया फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, ये कहा गया है। और ये एनसीईटी जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, वह एनसीईआरटी की कंसल्टेंट्स लेके इसको बनाएगा। और इसमें जो है मेन बात कही गई है जो कि आप देख पा रहे हैं, बाई 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचर विल बी अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। यानी कि या जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड डिग्री धारक हैं वही एलिजिबल होंगे, या तो जिन्होंने बीएलएड यानी कि 4 साल का कोई कोर्स किया है। इस समय जो कोर्सेज चल रहे हैं डीएलएड बीटीसी, जो 2 साल के डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इनको बंद करने की बात कही गई है। यानी कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन से ये बाहर हो जाएंगे तो इनको बंद करने की बात की गई है। आरसीआई ने तो अपना डीएड स्पेशल एजुकेशन वाला तो बंद कर दिया है 2025 एडमिशन लेना भी, बाकी भी बंद हो जाएंगे धीरे धीरे। तो वही बात इसमें कही गई है। एनसीएफसी 2020-21 नेशनल करिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन विल बी डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। तो स्कूल एजुकेशन के लिए भी एनसीईआरटी द्वारा जो है एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एनसीएफसी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और ये एनसीएफटी नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीएफसी मतलब स्कूल एजुकेशन, ये तीनों लक्ष्य जो हैं 2025 तक इन पे कार्य होना है, या फिर 2025 तक इन पे लिमिट रखी गई है। आगे इसमें टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ की बात की गई है। यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स विल बी डेवलप्ड बाय एनसीटी बाय 2000 कंसल्टेशन इन दिस। यानी कि टीचरों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाएंगे, और इसमें शिक्षक की भर्ती की भी बात की गई है कि जल्दी जल्दी भर्ती हो और जल्दी जल्दी वैकेंसी आए, उस पर भी बात की गई है, जिसे मतलब सीडीपी कह सकते हैं, मतलब कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यानी कि टीचर का जल्दी से प्रमोशन हो, जिस फील्ड में है अगर उसके पास है क्षमता तो उसका प्रमोशन किया जाए और नई भर्ती की जाए। क्योंकि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस समय तो कहीं कहीं तो भर्तियां खाली जा रही हैं, कई जगह खाली हैं लेकिन भर्तियां नहीं आ रही हैं। इसमें एडिशनल क्लासिकल लैंग्वेज अप टू क्लास 6 की बात की गई है। मतलब अप टू क्लास 6 मतलब कक्षा 6 तक जो हम लोग की 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, ये एज अ ऑप्शन हम लोग को दी जाएँ पढ़ने के लिए। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो इसमें पढ़ सके। और एलिमेंट्री स्टेज यानी कक्षा 6 से 12 तक के लिए हम लोगों को फॉरेन लैंग्वेज को भी ऑप्शन के रूप में दिया जाएगा, जो कि ये हैं कोरियन, जापानीज़, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्टुगीज़ और रसियन। तो इन भाषाओं को भी हम लोग को अध्ययन करने के लिए दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर द क्लास।